जाओ जाओ। हाँ जी, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो में। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे और एएसएल के साथ आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन वाला होने वाला है। आज का ये वीडियो देखने के बाद हर एएसएलियन जो है वो गर्व का अनुभव करेगा, क्योंकि कई बच्चों को ऐसा लगता था कि ऑनलाइन ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करके, हिंदी माध्यम से पढ़ाई करके जो है हम नीट में सिलेक्शन नहीं ला सकते। उसके लिए हमें एक बहुत बड़ा मोटा पैसा देकर के ऑफलाइन सेंटर्स में जाना ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। हमारा बैकग्राउंड इस तरह का नहीं है, हमारा हिंदी माध्यम है और हिंदी माध्यम जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी रुकावट है हमारे नीट के एग्जाम में। ये सारी धारणाएं जो है वो आपकी आज टूटने वाली है। आपको मैं मिलवाने वाला हूँ हितेश से। हालांकि हितेश का चेहरा इस चैनल के ऊपर नया नहीं है, हितेश को आपने पहले भी देखा होगा। हितेश हमारे बोर्ड के टॉपर रहे हैं। हितेश एएसएलियन हितेश जो है बोर्ड के टॉपर रहे हैं। 91.20% इनके बोर्ड में आए थे। इनके फिजिक्स में 90 मार्क्स थे, बायोलॉजी में 97 मार्क्स थे और केमिस्ट्री में इनके 96 मार्क्स थे। उसके बाद इन्होंने पढ़ाई करी और ड्रॉप लेकर के नीट की प्रिपरेशन करी और फिर इनका जो रैंक है वो नीट में है 4971। और जिस प्रकार का अभी माहौल चल रहा है, इनको ये उम्मीद है कि इनके मार्क्स जो है वो और बेटर होंगे और इनका रैंक जो है वो और बेटर होगा अगर हम किसी भी टाइप का रीचेक देखते हैं या फिर नीट का जो रिजल्ट आया है उसके अंदर कोई भी जो प्रॉपर चेंजेस जो होने चाहिए अगर वो होते हैं तो इनका रैंक जो है वो और इंप्रूव होगा। हालांकि नीट 2024 के बच्चों के साथ बहुत अन्याय हुआ है बेटा, बट अभी हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। आज ये वीडियो है सभी हिंदी माध्यम के बच्चों को गौरवान्वित महसूस करने के लिए। ये वीडियो है हितेश को बधाई देने के लिए और ये वीडियो है ये जानने के लिए कि जब आप हिंदी माध्यम से पढ़ाई करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो हितेश आपके साथ में डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले एक एक सवाल को लेते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि एएसएल के साथ हितेश आपका सफर कैसा रहा और नीट और हिंदी माध्यम इसको लेकर के आपके क्या विचार है? आप बच्चों को क्या गाइड करना चाहोगे? मेरा एसएल का सफ़र जो है वो 11th क्लास से शुरू हुआ था। मैं सर से, जब मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि जब मैं सर से इंस्टाग्राम से मिला था, तो मैंने सर से बात करी थी, फिर सर से जुड़ा था मैं। तो सर से जब मैंने पढ़ाई करी ना, तो सर जो कंटेंट होता है वो सर का इतना ईज़ी होता है और इतना डीपली होता है, जो ईज़ी होने के कारण हमें पता नहीं चलता कि वो कैसा है। जब इसका पता हमें जब चलता है, हम सोचते हैं कि हमारी 11th या 12th की तैयारी हो रही है, लेकिन इसका हमें पता तब चलता है जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तब हमें लगता है कि वो बहुत डीपली था, लेकिन ईजी वे में समझ में आ गया। तो उस टाइम हमें पता नहीं चला था। तो ऐसे कर करके मैंने 11th पास करी। फिर 11th तो कोरोना टाइम था, तो उसमें मेहनत तो काम आएगी आगे, लेकिन वो स्कूल वालों ने प्रमोट कर दिया था। फिर 12th में जो सर से करा था ऑनलाइन बेस से, और वो चलता रहा। फिर बोर्ड में सर से मैंने उस सब बोर्ड के बारे में उस वीडियो में बता रखा है। सब रिजल्ट था ये वाला यहाँ पे था। फिर सर ने कहा एक ड्रॉप ले लो, फिर तैयारी स्टार्ट करना अच्छे से। सही तो सही मैंने बात एक ड्रॉप लिया, क्योंकि वो टेंशन होता है ना कि दिमाग में कि जानते नहीं, जैसे विलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता नहीं होता कि जेई क्या होता है, नीट क्या होता है ना। तो बाकी सिटी वाले तो डायरेक्टली अटैचमेंट होता है उनका, जो जेई नीट या उनके जो कोई भी रिलेशन वाले होते हैं उनको सब कांटेक्ट में रखते हैं। लेकिन विलेज वाले जो होते हैं उनको पता भी नहीं होता कि नीट क्या होता है। वो एकदम से जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब जाते हैं तो उनको बहुत बहुत कुछ सहन करना पड़ता है ना। सही तो बात है। वही है कि मैंने सर ने कहा था कि एक साल ड्रॉप ले लो, फिर अच्छे से तैयारी करना। बाकी तैयारी तो चल रही थी ना। तो फिर मैंने मेरी एक साल ड्रॉप लेके तैयारी करी और रिजल्ट जो था इस साल सिलेक्ट हो सकता। इस तरह का माहौल चल रहा है, अभी तो रैंक इम्प्रूव भी होनी है। सही देखते हैं बात है, क्या सही होता है। बात है, डेफिनेट सी बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपने जब एक साल दिया तो आपने अपने आप को समर्पित किया, क्योंकि जब आप एक साल अपने आप को देते हो इस तरह के एग्जाम को तो आप अपने आप को पूरी तरह से क्या है उस एग्जाम के लिए समर्पित करते हो। हिंदी माध्यम के बच्चे के लिए कुछ बैरियर लगता है आपको कि हिंदी एक बैरियर है, एक रुकावट है? हिंदी कोई बैरियर नहीं है। उसमें क्या दिक्कत होती है कि जैसे हमारी एनसीईआरटी है वो इंग्लिश में होती है, लेकिन हमें ट्रांसलेट करके दी जाती है, जिससे क्या होता है कि हमको पढ़ने में लैंग्वेज समझ में नहीं आती। जैसे हम कोई भी पेपर दे रहे हैं तो हर पेपर में हमें ट्रांसलेट अलग अलग देखने को मिलता है, जिससे हमें लगता है कि ये क्वेश्चन अलग है, लिंक नहीं कर पाते चीज़ें। और सही बात। इंग्लिश में क्या होता है कि एक ही लैंग्वेज होती है, तो और जिससे वो क्या होता है कि उनके कॉन्सेप्ट एक दूसरे से क्लियर होते हैं, इसलिए वो रैंक दे जाते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे रैंक देते हैं, लेकिन वो क्या है कि ऑल इंडिया रैंक जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड वो नहीं देते, लेकिन उसके पीछे वाले जो होते हैं ना, जैसे 700 710 705 वाले, वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे ही होते हैं। बिल्कुल बाकी सही है। 720 वाले जो होते हैं ना वो इंग्लिश मीडियम के होते हैं। लेकिन हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे होते हैं ना, इतने ओपन में नहीं आ पाते सर, सही कि बात जिससे है, कि सही बात है। मतलब अगर हिंदी मीडियम का बच्चा वो बैरियर मान के ही चलता है कि मेरे लिए ये जो लैंग्वेज है वो एक बैरियर है,
वो अपने लिए रुकावट मान के पढ़ाई करता है तो वो रुकावट बन भी जाता है। अगर वो ये मान के पढ़ाई करे ना कि रुकावट नहीं है, एक बस भाई एक भाषा है और उस भाषा को मान करके मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि रैंक अच्छा आ सकता है और चीजें जो है वो काफी इंप्रूव हो सकती है। कितने घंटे पढ़ते थे रोज? सर घंटे का तो पता नहीं था कि मतलब मन करा तब पढ़ो। जैसे हम्म। हम मन नहीं कर रहा और पढ़ने बैठ जाते हैं, तो हम पढ़ते तो हैं लेकिन वापस शायद आधे 1 घंटे वापस भूल जाते हैं। लेकिन वो मन करे तब पढ़ना चाहिए, मतलब सही बात है, ऐसा नहीं है मतलब कि मजा ही करे सिर्फ हाँ मन। हाँ क्योंकि सर पढ़ने का मन तो किसी का नहीं करता पूरे दिन, हाँ हाँ तो हाँ। पढ़ने का खुद को मोटिवेट रहना पड़ता है मन से। सही बात है, क्योंकि सिलेबस जो है वो बहुत बड़ा है और डेली अगर रेगुलरली सिलेबस को कवर करना है तो टाइम भी देना पड़ेगा। बट हाँ ये है कि बिल्कुल मन मार के भी पढ़ाई नहीं करनी है। जब आपको लगता है कि नहीं यार मैं अब सही कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, उस समय अपना 100% दे करके आपको जो है सवालों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। कितने सवालों की प्रैक्टिस की होगी लगभग, और डेली कितने एमसीक्यू सॉल्व करना तीनों सब्जेक्ट्स में? मैं मेरी तैयारी के बेसिस पर बता रहा हूँ, आप कुछ मत करो, सिर्फ डीपीपी कर लो जो सर दे रहे हैं, और पीवाईक्यू कर लो। बार बार करो, एक बार नहीं 100 बार करो, वही आपको नीट में उससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस दिखेंगे। वो है सही कि है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन सेम क्वेश्चन आएगा डिट्टो ही। सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि जो आपको डीपीपी दी जा रही है, मतलब सही है, पॉइंट बिल्कुल सही है कि आपको एक तो जो डीपीपी रेगुलरली आपके बैचेस में मिल रही है वो आपको करनी है, प्लस आपको पीवाईक्यूज जो है उनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है। और पीवाईक्यूज भी अकेले ये नहीं सोचना है कि पीवाईक्यू में नीट के करके चला जाऊं, आपको नीट के पीवाईक्यूज तो करने ही करने हैं, साथ में आपको जेई मेन के पीवाईक्यू भी लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जेई मेन के पीवाईक्यूज जो है वो बहुत ज्यादा आपको नीट में हेल्प करने वाले हैं। इसलिए आपको जो यहाँ पे एक्सरसाइज दी जा रही है, जो बुक अभी हम डिस्कस करेंगे, उसके अंदर भी हम लोगों ने इस तरह से डिजाइन किया है कि पहले आपको सारे जेई मेन के पीवाईक्यूज मिल जाए, फिर आपको जो है नीट के पीवाईक्यू जब आप करोगे तो आपके सवाल जो है वो ऐसे बनने वाले हैं। सही बात है हितेश। और हितेश, जो बच्चे यहाँ पे हमारे से पढ़ रहे हैं अभी, वो करंट बैच में जो आशा बैच के बच्चे हैं वो 12th के अंदर हैं, और जो ड्रॉपर बैच के बच्चे हैं वो 12th को पास कर चुके हैं। तो आशा बैच के बच्चे को जो 12th में है, आपने 12th को भी अच्छे रैंक से क्लियर किया है, तो 12th वाले बच्चे को क्या माइंडसेट रखना चाहिए और ड्रॉपर बैच के बच्चे को क्या रखना चाहिए, आपके अनुसार क्या चीज सही है इसमें, क्या आप इनको कहना चाहोगे? मेरा जो माइंड सेट था ना कि वो था कि मेरा बोर्ड पर फोकस नहीं था, लेकिन आजकल जो स्टूडेंट्स होते हैं या पिछले जो स्टूडेंट्स थे उनका फोकस था कि बोर्ड, हमें पहले बोर्ड को लेके चलना है। क्योंकि सर आसपास का माहौल ऐसा होता है ना कि सब रिजल्ट देख के चलते हैं आसपास के। सही बात है। क्योंकि जैसे किसी का रिजल्ट आ गया तो आसपास वाले पूछते हैं कि मतलब बच्चे के कितने बने, तो उसी से हमको डिसाइड कर लेते हैं कि ये कम बने तो वो मतलब सोचेगा कि ये तो कुछ नहीं है पढ़ने वगैरह में, ज़्यादा बन गए तो 2 दिन वाह होती है, बाकी कुछ नहीं होता। सही तो बात है। आप माइंड सेट इस प्रकार से रख सकते हो कि मतलब हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, परसेंटेज कितने भी बने डीमोटिवेट होना ही नहीं है, हमेशा मोटिवेट रहो कि हमने जो पढ़ा है ना हमारे लिए बेस्ट है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों काम आने वाला है। सही बात है, मतलब आप ये देखो कि हितेश इस माइंडसेट से पढ़ाई कर रहे थे कि उनको नीट क्लियर करना है, और नीट क्लियर करने के माइंडसेट से पढ़ाई करने के बाद भी इनके बोर्ड में ये मार्क्स आए हैं। मतलब बोर्ड का रिजल्ट जो आता है ना, अगर जो बच्चा नीट और जेई जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो बोर्ड का रिजल्ट तो एक सह उत्पाद है। जैसे अपन मान लो कोई रिएक्शन कराते हैं, ए प्लस बी अपन ने कोई रिएक्शन कराई, उसमें सी अपना मुख्य उत्पाद है, तो ये मान के चलना साथ में जो एक्स्ट्रा बनते हैं ना डी, वो आपका बोर्ड का रिजल्ट होता है। मतलब बोर्ड का रिजल्ट तो एक बाय प्रोडक्ट की तरह, एक सह उत्पाद की तरह आना ही आना है, अगर आप एक सिंसियरली जेई और नीट की पढ़ाई कर रहे हो तो। ये बोर्ड वाले बच्चों के लिए, और ड्रॉपर्स के लिए? ड्रॉपर्स के लिए वो उन्होंने सब टाइम फेज कर रखा होता है सर कि किस प्रकार से पढ़ना, उनको एक्सपीरियंस हो जाता है। हम नहीं तो वो नीट या कोई भी जेई वो एग्जाम होते हैं ना, वो खुद करवा देते हैं कि हमें किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। सही बात है। और अगर आपने पहली बार ड्रॉप लिया है तो इस बात में आपको, वैसे ड्रॉपर के साथ एक फायदा है यार कि ड्रॉपर को 12th नहीं पढ़नी, उसका माइंड एकदम फ्री है कि उसको 12th नहीं पढ़नी, उसको डेरिवेशंस नहीं करने, सीधा आपको कंसेप्ट देखना है, कंसेप्ट के बाद फॉर्मूला में याद फॉर्मूला रखना देखना है। है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ड्रॉपर बैच के जो बच्चे हैं वो बच्चे बिल्कुल क्लियर अपने फोकस के साथ पढ़ाई करें। और हाँ सही बात है, ड्रॉपर वाले बच्चे को समर्पण तो रखना ही पड़ेगा, आपको ये मान के चलना है कि पूरा साल जो है वो आपको समर्पित रहना है अपनी पढ़ाई को लेकर के, और जब आप ऐसा करोगे तभी डेफिनेटली से आपका सिलेक्शन जो है वो निकल करके आएगा। हितेश, कैप्सूल बुक को लेकर के क्या आपका रिव्यू है, जो किताब आज आपने देखी? कैप्सूल जो बुक मैंने पर्सनली देखी है ना, जो मैंने पर्सनली फील करा है, जो सर ने बनाई है खुद अपने हाथों से बनाई है, मतलब मैंने देखा कि पहले थ्योरी है, उसमें पूरे क्वेश्चंस रिवाइज थ्योरी के नीचे क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ दे रखे हैं। मतलब एक भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो हम उस थ्योरी से पढ़ ले पहले फिर क्वेश्चंस करोगे ना तो एक सर वो मोटिवेशन मिलता है कि मैं क्वेश्चन बना सकता हूँ। तो फिर आप जैसे जैसे आगे पीवाई के दे रखे हैं सर ने, पहले मेंस के भी दे रखे हैं फिर नीट के भी दे रखे हैं, और आगे जो कंबाइन वाली पीवाई के है ना सर, उसमें सर ने सिर्फ नीट के ही रखे हैं। सही बात क्योंकि है। मान लो मेंस का ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया
और वो हमसे नहीं बना तो हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा नीट में आया होगा पहले, और हम्म। हमसे नहीं बना तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। पैटर्न काफी अच्छा लगा था मुझे हम्म। इस हाँ क्वेश्चन बुक मतलब का। पहले अपन ने क्या किया, जो अपनी 3 एक्सरसाइज है ना, लर्नर एक्सरसाइज में तो अपन ने क्या किया, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे दिए बच्चों को, प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। फिर एक्सपीरियंस बिल्डर है, एक्सपीरियंस बिल्डर के अंदर मैंने मेंस के क्वेश्चन डाल दिए, ताकि यहाँ पर आप मेन के क्वेश्चन करके एक्सपीरियंस डेवलप कर लो। ऐसा नहीं है जेई मेन के सवाल आप यहीं पे कर लोगे तो एक्सपीरियंस आ जाएगा। उसके बाद जब आप लास्ट एक्सरसाइज पे जाओगे ना, जो है एग्जाम क्रैकर, उसमें आपको केवल नीट के स्टैंडर्ड पीवाईक्यूज है, ताकि जब आप इतना कुछ कर करके यहाँ तक पहुंचते हो और जब आपसे नीट के पीवाईक्यूज बनते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस अपना अलग ही लेवल पे होता है। पर तो जो वो कॉन्फिडेंस होता है ना, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ हम सही पाथ पर है, और हाँ, अच्छा लगता है मतलब कि हम नीट निकाल लेंगे। सही और बात। ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए कि हमें लगता है कि हम यहाँ पे डिमोटिवेट हो गए, तो सर वो पूरी साल डिमोटिवेट लगता है, और वही पूरे साल वही घूमता है दिमाग में। वो हम्म, क्वेश्चन ऐसा था, वही वो चलता है दिमाग में सही कि आप बात है, सिंसियर सही तरीके से बात है, तैयारी कर रहे हो। सही बात है, सही। तो ये बात थी। अब ये सेशन मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद आया होगा, और हितेश जो है वो आने वाले समय में अभी एएसएल के साथ जुड़ने वाले हैं। आपके टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर जो ग्रुप बने हुए हैं उनमें हितेश जो है वो पूरे साल जो हमारे बैच के बच्चे हैं उनको मेंटर करते रहेंगे। हितेश की हेल्प जो है आपको पूरे साल मिलती रहेगी, और आने वाले समय में आपको जब कभी भी कंफ्यूजन होगा, जब भी जरूरत महसूस होगी, हितेश जो है आपके साथ सेशंस लेते रहेंगे और आपको मोटिवेट करते रहेंगे। लास्ट मैसेज क्या रहेगा हितेश जूनियर्स के लिए? एक ही मैसेज कहूँगा मैं, ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लो, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, और सब कुछ भूल जाओ। क्या बस बात यही है, है, बस बाकी वो सीधा आपको मेडिकल सीट पर या आईआईटी कॉलेज पर लेके जाएगा। सही बात है। मतलब ऑनलाइन बैच ले लो, पहला ये आपने बोला, सही बात है। दूसरा, एक लाइब्रेरी ले लो। लाइब्रेरी, एक ऐसा स्पेस हो जाता है जहाँ पे आप शांति से पढ़ सकते हो। और तीसरा, सब भूल जाओ और मेहनत करो। अभी बच्चे पता है क्या कर रहे हैं, जो 2024 का पेपर अभी बिगड़ा है या फिर जो एनटी ने गड़बड़ की है, उसको लेकर के इतने डिमोटिवेट हो गए कि 25 की तैयारी ही नहीं कर रहे हैं। बेटा आप हथियार डालने का बहाना ढूंढ रहे थे, एक बहाना मिल गया, हथियार डाल दिया। ऐसे नहीं करना है, आपको अपने हथियार को मजबूती से पकड़ के रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जो होगा वो देखा जाएगा। तो आप तो बस मेहनत करो, जो आपके हाथ में है बेटा वो मेहनत करना ही है। आप बस मेहनत कर सकते हो, और बाकी आपको और भी इन्फॉर्मेशन जो है इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। अब ये मत बोलना किसी को जाकर के कि हिंदी माध्यम से सिलेक्शन नहीं होते, सिलेक्शन होते हैं। बस बच्चों को सही डायरेक्शन में मेहनत करनी होती है और जागरूकता रखनी होती है। अब कमेंट सेक्शन में बताएं कि सेशन आपको कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि अपने सीनियर्स को पहली बात तो आपको विश करना है, कॉन्ग्रेचुलेशन करना है, और दूसरा कमेंट सेक्शन में भर भर के मैसेज करना है कि हिंदी माध्यम के बच्चे की तरह आप कैसे दिखते हैं और आपको आज गर्व महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाय बाय, जय हिंद, टेक।